Hello students, how are you all? I hope you are doing very well. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज अपना कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम होगा आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। इससे पहले आप लोग अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और एक एक चीज़ों को नोट करते चलिए, और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। ठीक है, आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। हम यहाँ पे बच्चों चालकता को ज्ञात करेंगे, और चालकता को किससे लिखते थे आपको याद होगा? तो हम लोग चालकता को लिखते थे बच्चों कप्पा से। किससे लिखते थे? तो हम लोग चालकता का मापन कप्पा से करते थे, तो कप्पा से लिखते थे। ठीक है, किसी चालकता को। एक बात हो गई बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आयनिक विलयन की चालकता का मापन करना है। आयनिक विलयन का मतलब क्या है कि सपोज करिए आपका कोई इसमें आयनिक विलयन है, ठीक है, और हमने क्या किया बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोड को लगा दिया है, ये इलेक्ट्रोड है, और इसको क्या किया और बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, बैटरी से क्या किया बच्चों, कनेक्ट कर दिया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, आयंस होगा, तभी तो इसका आयनिक विलयन होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड Na प्लस और Cl माइनस का विलयन। ठीक है, मान लीजिए 4 Na लिख देते हैं और 4 क्या लिख देते हैं बच्चों, Cl। ठीक है, 4 Na और 4 Cl, तो ये आपका कैसा विलयन है, तो आयनिक विलयन। और ये हमने क्या लगा, इलेक्ट्रोड लगा, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया, किससे, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब अगर हमें इसकी चालकता का मापन करना है, किसका चालकता क्या होगा, कप्पा क्या होगा। ठीक है, तो कप्पा का मापन करने के लिए क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ता है प्रतिरोध। इसके लिए सबसे पहले चालकता का मापन करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको निकालना पड़ता है प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध याद है ना, प्रतिरोध को हम बोलते थे रेजिस्टेंस। क्या बोलते थे बच्चों, रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस को किससे लिखते थे आप, इसको मैं R से लिखता था। ठीक है, याद है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, और प्रतिरोध से हमें पता चल जाएगा क्या, प्रतिरोधकता, और उस प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है क्या, चालकता। तो उससे हमें चालकता का मापन कर लेंगे या चालकता को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमें क्या करना है, इस टॉपिक में चालकता का मापन करना है, किसका, आयनिक विलयनों की चालकता का मापन। तो इस आयनिक विलयन की चालकता का मापन करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें प्रतिरोध निकालना पड़ेगा, प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए बच्चों हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सब्सटेंस है यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज आप बोलते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन क्या, ब्रिज। इससे बच्चों हम क्या ज्ञात कर लेंगे, प्रतिरोध। अब ये देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये दिखता कैसा है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों आपका है व्हीटस्टोन ब्रिज, इस तरह से ये हमने अमीटर लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस ये बना लेंगे इस तरह से, और एक रेजिस्टेंस ये, और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा दूसरा, और एक रेजिस्टेंस ये। और इसको क्या करोगे बच्चों, आप इसको कनेक्ट कर दोगे किससे, बैटरी से हम ये कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से हम बैटरी से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका 4 रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा, तो एक हो गया आपका ईयर रेजिस्टेंस। ठीक, दूसरा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा लेते हैं बच्चों, एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस ये लगा देते हैं, तीसरा रेजिस्टेंस, और यह बच्चों आपका कौन सा रेजिस्टेंस है, तो ये हम लगा देते हैं अपना चौथा रेजिस्टेंस। ठीक है, बात समझे। तो ये 4 रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं बच्चों R1, और इसको नाम दे देते हैं क्या, R2, और इसको मैं नाम दे देता हूँ R3, और इसको मैं नाम दे देता हूँ रेजिस्टेंस के R4। ठीक है, तो हम प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ तो सबका वैल्यू पता है, R1 R2 R3। इसको क्या करते हैं बच्चों, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सिंबल किसका होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, जिसको वेरिएबल का मतलब क्या बोलते हो, जो परिवर्तनीय रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ये R1 हो गया। हमें बच्चों R1 पता है, R3 पता है, R4 पता है। हम यहाँ पे जो R2 क्या करते हैं, R2 को हम लगा देते हैं क्या, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, अज्ञात रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों चालकता सेल। ठीक है, इसका मापन किससे करेंगे,
तो इसका मापन आप करोगे चालकता सेल से, ठीक है, चालकता सेल, ठीक है। ये होता क्या है इसको हम अभी बताएंगे, चालकता सेल से, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अब आप क्या करोगे, तो ये आपका क्या हो गया R2। तो अब तुम्हें क्या करना है बच्चों, ये आपका क्या है बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। इसको किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसी को बोलते हो क्या, इसको हम बोलते हैं बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको कहा जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसको क्या बोलते हो बच्चों, तो इसको आप बोलते हो व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, या व्हीटस्टोन सेतु। इससे आपका क्या पता चल जाता है, इससे हम प्रतिरोध पता कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब क्या होगा, जब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस समय चारों रेजिस्टेंस का मान क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। मतलब यह आपका R1 हो गया, यह R2 हो गया, और यह R3 और R4। तो इसको आप लिख सकते हो बच्चों R1 अपॉन में R2, क्यों, यह दोनों बराबर हो जाएगा और यह दोनों बराबर, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या लिखोगे बच्चों, R3 अपॉन में क्या होता है R4, यही होता है। अब देखिए, अगर बच्चों हमें क्या करना, R2 का मान ज्ञात करना है, तो R2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो R2 बराबर लिखोगे आप R1 इंटू में क्या R4 और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों R3, ठीक है। तो इस तरह से हम व्हीटस्टोन की सहायता से क्या करते हैं, इसका हम प्रतिरोध का मापन कर सकते हैं, ठीक है। एक बात तो आपको समझ में आ गई कि व्हीटस्टोन क्या करता है बच्चों, इससे हम प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी प्रतिरोध का। यहाँ तक बात बिल्कुल समझ में आ गई या नहीं, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसके आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए, तो क्या करेंगे बच्चों, यह व्हीटस्टोन की सहायता से आप प्रतिरोध का मापन कर सकते हो। जो यहाँ पे अज्ञात प्रतिरोध है, ये R2 क्या है बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आप R2 को लिख लो, R2 क्या है, तो R2 को आप बोलोगे अज्ञात प्रतिरोध, इसी को आप बोलते हो अननोन रेजिस्टेंस। अज्ञात क्या है बच्चों, प्रतिरोध है, ठीक है, इसी को आप बोलते हो अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों, अननोन रेजिस्टेंस। अगर R1 की बात करें तो R1 क्या है बच्चों, ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्तनीय प्रतिरोध, वेरिएबल क्या रेजिस्टेंस हमने लगाया है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर हमें पता चल गया क्या, R1 R2 बराबर होगा, R3 R4 बराबर होगा, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 बराबर R3 अपॉन R4। तो R2 का मान ज्ञात करना है प्रतिरोध का, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R1 R4 बटे में R3। तो ये बात तो हमको समझ आ गई बच्चों कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आप प्रतिरोध का मापन कर सकते हो, ठीक है। और अगर प्रतिरोध पता चल गया तो प्रतिरोध की सहायता से प्रतिरोधकता पता चल जाएगा, ठीक है। क्या पता चल जाएगा बच्चों, प्रतिरोधकता। और उस प्रतिरोधकता मतलब रो की सहायता से आपको क्या पता चल जाएगा, उससे पता चल जाएगा हमको चालकता का मान पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये बात तो समझ में आपको आ गई कि आप बोलोगे सर अब बहुत आसान है, आप ही ने बता दी हमको कि अगर हमें व्हीटस्टोन की सहायता से प्रतिरोध पता चल जाएगा तो प्रतिरोध से पता चल जाएगा प्रतिरोधकता, ठीक है, रेजिस्टिविटी जिसको आप बोलते हो, और उस प्रतिरोधकता का उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो उससे हमको क्या पता चल जाएगा बच्चों, चालकता, या जिसको आप बोलते हो कप्पा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। लेकिन बच्चों एक चीज समझिए, इस व्हीटस्टोन ब्रिज को क्या कर सकते हैं, ये जो आपका आयनिक विलयन अभी हमने बताया था बच्चों, उस आयनिक विलयन से इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता, उस आयनिक विलयन से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो क्या क्या परेशानी आती है, पहले समझिए। आयनिक विलयन जो होते हैं बच्चों, उस आयनिक विलयन में दो चीजें हैं, एक तो डायरेक्ट करंट नहीं पास कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट करंट नहीं पास किया जा सकता, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं क्या बोलूंगा कि जो आपके आयनिक विलयन होते हैं, ठीक है, आयनिक विलयन, ठीक, तो आयनिक विलयन को जब हम व्हीटस्टोन से जोड़ते हैं तो दो तरह की समस्या आती है। पहला ये होता है बच्चों कि आपका जो आयनिक विलयन होता है उसमें क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को प्रभावित नहीं किया जा सकता। तो पहला पॉइंट है, आयनिक विलयन या आयनिक विलयन में डीसी करंट, ठीक है, जो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी को क्या कर सकते हैं, प्रवाहित नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, ठीक है, प्रवाहित नहीं कर सकते। कोई पूछे क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बच्चों, जिससे क्या होता है, अगर आप करोगे तो जिससे जो आपका आयनिक विलयन है उसका संगठन बदल जाता है, कंपोजिशन क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। नहीं कर सकते क्योंकि आयनिक विलयन का संगठन बदल जाता है, क्योंकि
ये जो आयनिक विलयन होते हैं, वो जो विलयन है उस आयनिक विलयन का क्या होगा बच्चों, आयनिक विलयन का कंपोजिशन क्या होता है बच्चों, कंपोजिशन बदल जाता है, संगठन उसका क्या हो जाता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझिए, आयनिक विलयन से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे किसी कंडक्टर को जोड़ देते हैं डायरेक्ट ना इस व्हीटस्टोन ब्रिज से, उस तरह से आयनिक ब्रिज को आयनिक विलयन से नहीं जोड़ा जा सकता। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, कि जो आपका आयनिक विलयन होगा उससे इस व्हीटस्टोन ब्रिज को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा सकता। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, कि आयनिक विलयन से व्हीटस्टोन ब्रिज को धातुओं की भांति नहीं जोड़ा जा सकता, को धातुओं की तरह क्या किया जा सकता है बच्चों, नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। तो एक बात क्लियर है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम प्रतिरोधक निकाल सकते हैं, प्रतिरोध तो निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अगर हमें प्रतिरोध पता चल गया तो प्रतिरोध से प्रतिरोधकता पता चल जाएगा और प्रतिरोध से चालकता पता चल जाएगा। परंतु दिक्कत क्या है, इस डायरेक्ट करंट नहीं पास कर सकते, और दूसरा क्या बच्चों, इस आयनिक विलयन में व्हीटस्टोन ब्रिज को धातुओं की तरह नहीं जोड़ा जा सकता। देखिए, तो पहले का तो आंसर बहुत सिंपल है बच्चों, इस डायरेक्ट करंट के जगह पे हम क्या कर दें, अल्टरनेट करंट मतलब एसी को पास करेंगे। किसको पास करेंगे बच्चों, एसी को प्रवाहित करेंगे। पहली बात समझ में आया, किसको पास करेंगे बच्चों, एसी करंट को आप प्रवाहित करेंगे, पहली पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट बच्चों, अब इसके लिए बच्चों एक प्रकार का सेल होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों चालकता सेल। एक दूसरा प्रकार का सेल है जिसको हम बोलते हैं बच्चों चालकता सेल, और यह चालकता सेल यदि आपको मिल जाए, ठीक है, कंडक्टिविटी सेल, तो इस कंडक्टिविटी सेल से आप क्या कर सकते हो बच्चों, तो आप जोड़ सकते हो। ठीक है, कंडक्टिविटी सेल से आप मान को ज्ञात कर सकते हो, और कुछ मान अगर उससे पता चल गया वैल्यू, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपको चालकता का मान ज्ञात हो जाएगा। इतना बात समझ आया बच्चों? अगर न समझ आया तो एक बार वीडियो को फिर से देखिए और ध्यान से समझिए, बिल्कुल आपको समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला बच्चों डायरेक्ट करंट नहीं पास करवा सकते क्योंकि उसका जो संगठन है, संगठन बदल जाता है। अब संगठन का बदलने का मतलब क्या है बच्चों, जो आपका आयनिक विलयन होता था, हमने इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, सपोज करिए, एक इलेक्ट्रोड ये था बच्चों, एक इलेक्ट्रोड ये, और इसको हमने क्या किया था, बैटरी से कनेक्ट कर दिया था। और जब बैटरी से कनेक्ट किया तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड था बच्चों, NaCl और Na क्या बच्चों, Cl। अब देखिए, जो प्लस वाला होगा वो माइनस वाले के पास चला जाएगा, और माइनस वाला जो होगा वो प्लस वाले के पास चला जाएगा। तो इस वजह से बच्चों जो ये आयनिक विलयन होगा, इसका पूरा का पूरा संगठन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और यदि ये बदल जाएगा तो हमें समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट को नहीं पास कर सकते हैं, इसलिए हम अल्टरनेट करंट या एसी को प्रवाहित करेंगे, पहली बात। दूसरा समझिए बच्चों, आयनिक विलयन से व्हीटस्टोन को नहीं जोड़ा जा सकता, और जब नहीं जोड़ा जा सकता उसके लिए एक अलग प्रकार का सेल जिसको हम बोलते हैं चालकता सेल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चालकता सेल। चलिए बच्चों, अब हम इसको इरेज करते हैं और समझते हैं इसके आगे का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, तो चालकता सेल बच्चों कुछ इस प्रकार का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है इस तरह से, इसको आप बोलते हो चालकता सेल। ठीक है, इस तरह का बच्चों होता है आपका चालकता सेल। ठीक है, ये देखिए इस तरह का चालकता सेल। यहाँ पे बच्चों एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक इधर और एक इलेक्ट्रोड इधर, और ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, यह इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। किसकी इलेक्ट्रोड बच्चों, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड इधर भी होती है और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इधर भी होता है, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। ठीक है, पहली बात। अब देखिए, इसमें बच्चों भर देते हैं क्या, इसको आप बोलते हो वैद्युत अपघटनी विलयन। ठीक है, कैसा विलयन बच्चों, तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, या फिर इसको आप बोलते हो वैद्युत अपघटनी विलयन को इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, भर लेते हैं। ठीक है, जिसका हमें ज्ञात करना होता है आयनिक विलयन। अब क्या करते हैं बच्चों, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से। क्या कर देते हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चलिए
अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे बच्चों तो यह इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चालकता सेल। इसको आप क्या बोलते हो, तो आप बोलते हो चालकता सेल। इसी को आप बोलते हो कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, क्या बोलोगे, कंडक्टिविटी सेल। यहां तक बात क्लियर है, कंडक्टिविटी सेल। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये तो कंडक्टिविटी सेल है। अब यदि इसका बच्चों इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी हो वह यल हो बच्चों, क्या हो, यल मान लो, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो जाए, ए हो जाए। समझे बात। यदि लंबाई, दो इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो जाए बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं सेल स्थिरांक। क्या बोलेंगे बच्चों, तो इसको आप प्यार से बोलोगे सेल स्थिरांक। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं बच्चों, अब इरेज करता हूं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूं, इरेज करता हूं। अब देखिए तो क्या होगा बच्चों, मैंने बोला कि यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी यल हो जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो इसे आप बोलते हो बच्चों सेल स्थिरांक। क्या बोलते हो, सेल स्थिरांक। तो आप लिखोगे सेल स्थिरांक किसे कहते हो। ठीक है, सेल स्थिरांक। इसी को आप बोलते हो बच्चों सेल कांस्टेंट। इसी को क्या कहते हो, तो इसी को आप कहते हो सेल कांस्टेंट। क्लियर है इतनी बात। तो यदि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यल हो जाएगी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए होगा। ठीक है, तो इसे आप बोलोगे क्या, उसी को बोलोगे सेल स्थिरांक। तो आप लिखोगे यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी, यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी इस चालकता सेल से क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों, सेल स्थिरांक ज्ञात कर लेंगे। तो यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी यल तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तथा क्रॉस सेक्शन एरिया, इसी को बोलते हो क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए बच्चों, ए हो, तो वह सेल स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वह सेल स्थिरांक कहलाता है, स्थिरांक कहलाता है। यहां तक बात समझ आई। अब देखिए यह जो आपका सेल स्थिरांक है बच्चों, इसको आप लिखते हो जी स्टार से। किससे लिखते हो, तो इसको आप लिखोगे जी स्टार से। किससे, जी स्टार। अब देखिए तो हो जाएगा बच्चों, इसको क्या लिखोगे, ये होता है आपका यल अपॉन में क्या, ए लिख सकते हो इसको। मतलब मैंने क्या बोला, दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी क्या हो जाए, यल हो जाए, स्मॉल यल। यदि दो इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी स्मॉल यल तथा क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसको आप बोलते हो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो वह क्या कहलाता है, सेल स्थिरांक। ठीक है, तो आप यल बाई ए इसको कह सकते हो। ठीक है, अब देखिए तो आर बराबर बच्चों जब हम प्रतिरोध निकालते थे तो प्रतिरोध बराबर हम क्या लिखते थे, तो आर बराबर लिखते थे रो और इनटू में यल और बाई में क्या लिखते थे बच्चों, ए। यहां तक पता होगा। रेजिस्टेंस आर क्या था, तो प्रतिरोध था। ये क्या था बच्चों, रो क्या था, तो इसको आप बोलते थे प्रतिरोधकता, याद है, या रेजिस्टिविटी। यल क्या था बच्चों, लंबाई होती है, दो इलेक्ट्रोड के बीच की लंबाई, और ए क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसी को यल बाई ए को बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे क्या, सेल स्थिरांक या सेल कांस्टेंट। ठीक है, अब इस रो को अगर हम 1/रो लिखें तो आपको याद आना चाहिए कि 1/रो को हम क्या बोलते थे, मतलब इस प्रतिरोधकता का उल्टा क्या कहलाता था, तो प्रतिरोधकता का उल्टा कहलाता था चालकता। मतलब प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, तो कहलाता है चालकता। ठीक है, चालकता को लिखते हैं कप्पा से। किससे, कप्पा से। तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों आर बराबर 1/रो, और इस रो को क्या बोलेंगे, 1/रो को कहते हैं कप्पा। तो इसी को मैं लिख लूंगा क्या, कप्पा, और इनटू में इस यल अपॉन ए को बोलते हैं बच्चों जी स्टार। क्या बोलते हो, जी स्टार, जिसको आप प्यार से बोलते हो सेल स्थिरांक। तो हो जाएगा बच्चों कप्पा इनटू में क्या, जी का क्या, स्थिरांक। यहां तक बात समझ आई। तो आर बराबर हो गया कप्पा इनटू क्या बच्चों, जी स्थिरांक। तो अगर हमें कप्पा का मान ज्ञात करना है तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो कप्पा अगर बाहर कर लें बच्चों तो कप्पा बराबर हो जाएगा जी स्टार और बटे में क्या, आर। मतलब इस चालकता का अगर मान ज्ञात करना है, कप्पा को किससे लिखते, चालकता को किससे लिखते थे, तो कप्पा से लिखते थे। किससे, कप्पा से। ठीक है, तो कप्पा बराबर अगर हमें जी स्थिरांक पता चल जाए, सेल कांस्टेंट और सेल स्थिरांक कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से।
तथा आर प्रतिरोध पता चल जाएगा, प्रतिरोध का मान। तो उससे क्या कर सकते हो बच्चों, किसी भी आयनिक विलयनों की चालकता का मापन आराम से किया जा सकता है। बोलो यहाँ तक बात समझ आई कि नहीं? हमने क्या बोला बच्चों कि यदि किसी आयनिक विलयन की चालकता बोले तो कप्पा का मान ज्ञात करना हो तो उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा प्रतिरोध, और प्रतिरोध से पता चलता है प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, और उसका व्युत्क्रम होता है कप्पा, जिसको आप बोलते हो क्या, उसको आप बोलते हो चालकता। ठीक है, तो पहले तो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा किसका बच्चों, तो एक इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोलते हो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु, उसका प्रयोग करेंगे। उससे हम एक का प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर लेंगे। जो प्रतिरोध नहीं पता है, प्रतिरोध तो पता चल जाएगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इस व्हीट स्टोन ब्रिज को क्या कर सकते हो, आयनिक विलयन में आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए एक अलग प्रकार का सेल हमें प्रयोग करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं चालकता सेल या कंडक्टिविटी सेल। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दो इलेक्ट्रोड होगा, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या भर लेंगे, क्या भरेंगे, तो भरेंगे वैद्युत अपघटनी विलयन, तथा इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य की जो दूरी होगी वह क्या होगी, वह होगी स्मॉल एल, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा ए। तो इसी को हम बोल सकते हैं जी स्टार बराबर यल बाई ए। क्यों, क्योंकि इस जी स्टार को हम प्यार से बोलते हैं सेल स्थिरांक। ठीक है, तो हमने लिखा यदि दो इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी स्मॉल एल तथा क्रॉस सेक्शन एरिया, या इसी को आप बोलिए प्यार से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए हो, तो वह कहलाता है क्या, सेल स्थिरांक। तो आर बराबर होता था रो इंटू यल बाई ए, याद करिए। और इस रो को हम लिख सकते हैं, रो को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रो, और 1 बाई रो इज कॉल्ड कप्पा। तो कप्पा इंटू में जी स्टार, तो आर बराबर कप्पा इंटू जी स्टार। तो कप्पा बराबर जी स्टार बटे आर, मतलब अगर कप्पा ज्ञात करना हो, चालकता ज्ञात करना हो, तो जी स्टार का मान पता चल जाए और आर का मान पता चल। कप्पा क्या है बच्चों, तो मैं लिख देता हूं, कप्पा आपका है, कप्पा क्या है बच्चों, तो कप्पा है चालकता। कप्पा क्या है तुम्हारा, तो कप्पा है चालकता, चालकता। ठीक है, और जी स्टार क्या है बच्चों, तो जी स्टार आपका होता है सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, इसी को आप बोलते हो यल बाई ए, यल बाई ए। दूसरा आर क्या है बच्चों, आर आपका रेजिस्टेंस, इसी को बोलते हो प्यार से प्रतिरोध। ठीक है, क्या बोलते हो, प्रतिरोध। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, पूरा फैला दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अगर मैं इतना मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग भी ईमानदारी से अपना काम करिए। ठीक है, चलिए तो अब इसके बाद सीखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग बैटरी के बारे में पढ़ेंगे कि बैटरी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके टाइप्स को देखेंगे। तो आपको पता होगा बच्चों कि यदि हम एक से अधिक सेल्स को कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने से आपको क्या प्राप्त होती है बच्चों, बैटरी मिलती है। ठीक है, तो बैटरी का डिफिनीशन क्या होता है, तो आप बोलोगे एक से अधिक सेल को, एक से अधिक सेल को जोड़ने से आपको क्या प्राप्त होता है बच्चों, बैटरी प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक से अधिक सेल को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर बैटरी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, बैटरी प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो एक से अधिक सेल को यदि आपस में जोड़ा जाए तो उससे आपको क्या मिलता है बच्चों, उसी से आपको बैटरी प्राप्त होती है। बैटरी यहाँ पे दो तरह की पढ़नी है। ठीक है, बैटरी बच्चों आपको दो प्रकार की पढ़नी है, एक को आप बोलते हो प्राथमिक बैटरी और दूसरे को बोलते हो सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो पहला कहलाता है बच्चों प्राथमिक बैटरी, पहला होता है प्राथमिक बैटरी, इसी को आप प्राइमरी बैटरीज भी बोलते हो, प्राइमरी बैटरी। ठीक है, और दूसरा बच्चों द्वितीयक, इसी को संचायक बैटरी बोलते हैं, इसी को आप बोलते हो बच्चों संचायक बैटरी।
इसी को सेकेंडरी सेल बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों इसको कहेंगे आप सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो चलिए बच्चों सेकेंडरी सेल बैटरी लिखते हैं, ठीक है, सेकेंडरी बैटरी। देखिए बच्चों प्राथमिक बैटरी क्या होती है, तो पहले बैटरी को तो आपने समझ लिया होगा कि यदि एक से अधिक सेल को आपस में क्या किया जाए, क्रमबद्ध तरीके से जोड़ा जाए, क्रम से जोड़ा जाए, तो उससे आपको बैटरी प्राप्त होती है। बैटरी दो तरह की होती है, एक प्राथमिक बैटरी, दूसरी संचायक बैटरी। प्राथमिक बैटरी वो होती है जिसको पूरे जीवन में, जिसका प्रयोग पूरे जीवन में केवल एक ही बार किया जा सकता है। उस बैटरी के पूरे लाइफ टाइम में एक बार प्रयोग किया जा सकता है। यदि एक बार बैटरी खत्म हो गई, एक बार वो काम करना बंद कर दी, तो फिर पुनः उसे आप चार्ज करके फिर से प्रयोग में नहीं ला सकते। उसी को बोलते हो बच्चों प्राथमिक बैटरी। समझ में आई हमने क्या बोला? तो प्राथमिक बैटरी वह बैटरी होती है जिसका प्रयोग पूरे जीवन काल में एक बार किया जाता है। अर्थात यदि वह क्या हो जाए बच्चों, अगर वो एक बार काम करना बंद कर दे तो ऐसा नहीं कि उसे आप फिर से चार्ज करोगे और चार्ज करके काम में ला सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। वो कहलाती है प्राथमिक बैटरी। संचायक बैटरी क्या होती है बच्चों? सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी उसको बोलते हैं जिसका प्रयोग पूरे जीवन काल में कई बार किया जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हो चार्ज करके उनसे पुनः क्या कर सकते हो, उसका प्रयोग कर सकते हो। जैसे घर में रखी हुई आपकी जो मोबाइल की बैटरी है वो, या फिर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो, ये सब आपकी संचायक बैटरी में आती है। प्राथमिक बैटरी के बारे में हमने नहीं बताया। प्राथमिक बैटरी में जैसे पहले आपकी टॉर्च की बैटरी आती थी बच्चों, ठीक है, मोटी मोटी जो टॉर्च वाली बैटरी आती थी ड्राई सेल, वो आपकी होती है प्राथमिक बैटरी। और दूसरा जो घड़ी में छोटी छोटी बैटरी लगती है बच्चों, उसको मर्क्यूरी सेल बोलते हैं, वो वाली बैटरी, ठीक है। तो ये दोनों जो होता है वो आपका क्या कहलाता है? प्राथमिक बैटरी। तो कौन कौन सा उदाहरण हमने बताया बच्चों? पहला एक होता है ड्राई सेल, ठीक है, ड्राई सेल, या इसी को आप बोलते हो शुष्क सेल, शुष्क सेल, या इसी को बोलते हो ड्राई सेल, ड्राई सेल। तथा दूसरा है बच्चों मर्क्यूरी सेल, मर्क्यूरी सेल, ठीक है, ये हो गया। जबकि इसमें क्या होगी बच्चों, एक इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है जिसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हो, तो एक होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज, क्या स्टोरेज बैटरी, ये हो गया बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी। और जो मोबाइल की बैटरी होती है वो भी, ठीक है। तो ये हो गया प्राथमिक बैटरी तथा संचायक बैटरी। तो पहले देखते हैं बच्चों प्राथमिक बैटरी में, पहले हम सीखेंगे तो आप लिख लोगे प्राथमिक बैटरी वह बैटरी जिसका प्रयोग उसके पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार किया जा सकता है, अर्थात उसे चार्ज करके पुनः उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। उसी को आप कौन सी बैटरी बोलते हो बच्चों? उसी को आप प्राथमिक बैटरी बोलते हो। तो इसका उदाहरण है शुष्क सेल, मर्क्यूरी सेल। पहले हम लोग पढ़ेंगे शुष्क सेल के बारे में, ड्राई सेल के बारे में, ठीक है। तो हमारी पहली हेडिंग होगी शुष्क सेल। चलिए तो हम लोग देखते हैं बच्चों सबसे पहले शुष्क सेल के बारे में। इसी को आप बोलते हो ड्राई सेल, ठीक है। जो आपने बैटरी देखी होगी, पहले लगती थी टॉर्च में मोटी मोटी बैटरी, वही होता है। तो पहला है बच्चों आपका शुष्क सेल, शुष्क सेल, या जिसको आप बोलते हो ड्राई सेल, इसी को इंग्लिश में कहते हो आप ड्राई सेल, ठीक है। देखिए बच्चों ड्राई सेल के बारे में। ड्राई सेल पहले दिखता कैसा है, तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ड्राई सेल दिखता है, ठीक है। इसके अंदर बच्चों होता है, ठीक है, यह क्या होता है बच्चों? तो यह आपका जो हमने बीच में बनाया है, यह रॉड होता है और इसको बोलते हैं ग्रेफाइट की रॉड, ठीक है। कार्बन का होता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रेफाइट की रॉड। तो यह बच्चों ग्रेफाइट का रॉड है, ग्रेफाइट का क्या है? ग्रेफाइट का रॉड है। और यह बच्चों यह किसका बर्तन यह होता है? जो पात्र है वह जिंक का होता है। किसका? तो जिंक का पात्र होता है, ठीक है, पात्र। दो बात समझिए। यह बच्चों आपका एनोड की तरह काम करता है, एनोड की तरह, जबकि यह आपका कैथोड की तरह काम करता है। किसकी तरह? कैथोड की तरह, ठीक है। तथा साथ में बच्चों इसमें भरा होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ZnCl2, ठीक है। क्या क्या भरा होता है? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl। और क्या होता है बच्चों? जिंक क्लोराइड। तथा साथ में होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2, ठीक है। तो क्या क्या भरा होता है बच्चों? मैग्नीज डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा आप, मैं बोल दे रहा हूँ मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, NH4Cl को आप बोलते हो अमोनियम क्लोराइड,
तथा ZnCl2 को आप बोलते हो जिंक क्लोराइड, ठीक है। तो ये सब भरा होता है इसके अंदर, ठीक। इस ड्राई सेल के अंदर जो आपकी टॉर्च में लगती थी पहले, अब तो प्रयोग इसका बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो यही है बच्चों आपका ड्राई सेल, ठीक है। और इसकी अगर वोल्टता की बात करें बच्चों, इसका जो पोटेंशियल कितना होता है, तो इसकी जो वोल्टता होती है वो होता है बच्चों 1.5 वोल्ट होता है। कितना? 1.5 वोल्ट होता है इसकी वोल्टता, ठीक है। तो ड्राई सेल के बारे में यहाँ तक बात समझ आए। क्या क्या हमने देखा बच्चों कि जो ड्राई सेल होता है वो उसमें जो जिंक का पात्र है वो एनोड की तरह काम करता है, जबकि जो ग्रेफाइट का रॉड है वो आपके कैथोड की तरह काम करता है, तथा यह कैथोड की रॉड चारों तरफ से किससे घिरा हुआ होता है, तो किससे भरा होता है, तो इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का क्या होता है बच्चों, पेस्ट भरा हुआ होता है, ठीक है। ये देखिए अब बच्चों यहाँ पे दो चीजें होगा, एक होगा ऑक्सीडेशन और दूसरा होगा रिडक्शन। बोले तो एक का होगा ऑक्सीकरण और दूसरे का होगा रिडक्शन, ठीक है। मैं इसको भी लिख देता हूँ हिंदी में ही, एनोड, ठीक है, एनोड, और नीचे है कैथोड, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो जिंक होगा, इस जिंक का होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में जिंक किस में परिवर्तित होगा, जिंक डबल प्लस में। तो एनोड पे कौन सा काम होगा, तो आप लिखोगे एट एनोड। तो एनोड पे क्या होगा बच्चों, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण। तो जिंक डबल प्लस में और +2 में जाएगा, तो ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 0 था, यहाँ पे +2, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, बढ़ा, और बढ़ेगा ऑक्सीकरण संख्या तो ऑक्सीकरण हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, त्यागेगा, पहली बात। दूसरा बात यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। तो ये जो आपका MnO है बच्चों, MnO मैग्नीज ऑक्साइड, यह मैग्नीज ऑक्साइड का क्या होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, लोग मुझे लिखने के लिए थोड़ा जगह मिल जाए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चों, एनोड पे क्या होगा, एनोड पर, तो एनोड पे जिंक का ऑक्सीकरण होगा, और यह जिंक किस में परिवर्तित होगा, Zn डबल प्लस में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ में क्या करेगा, त्यागेगा, ठीक है। दूसरा अब कैथोड पे क्या होगा बच्चों, कैथोड पे, तो कैथोड पे जो आपका MnO है, जिसको आप बोलते हो मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, ये आपका जो मैग्नीज ऑक्साइड है, इस मैग्नीज ऑक्साइड का होगा अपचयन, और अपचयन किस में होगा, यह आपका MnO तथा साथ में आप लिखोगे OH में परिवर्तित होगा, ठीक है। देखिए कैसे, ऑक्सीजन का होता है -2 ऑक्सीकरण संख्या, तो इस Mn पे कितना हो जाएगा, +2। अब देखिए इस OH पे -1 ऑक्सीकरण संख्या, और इस ऑक्सीजन पे -2, तो -2 और -1 -3, मतलब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, +3, ठीक है। अगर देखिए इसको हम MnO2 कर दें तो यह क्या हो जाएगा, -2, तो हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए अभी बैलेंस नहीं हो पाया था, तो अगर हम इसको -2 कर दें तो -2 × 2 -4, तो यहाँ पे Mn का कितना हो गया बच्चों, +4 हो गया, मतलब +4 से +3, मतलब ऑक्सीकरण संख्या कम हुआ तो क्या हो जाएगा इसका अपचयन। अब देखिए बच्चों यहाँ से एक H कहाँ से आया, तो H आपका जो अमोनियम क्लोराइड था उसने दिया आपका, उसका जो NH4+ होता है, NH4+, वह क्या दिया बच्चों, इसको एक हाइड्रोजन दिया, और बचेगा क्या, अमोनिया, तो आप लिखोगे अमोनिया। समझ में आया है नहीं, फिर से समझिए, एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, और जिंक डबल प्लस में, तथा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, मतलब 0 से किस में परिवर्तित हुआ, +2 में, तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना कहलाता ऑक्सीकरण। दूसरा अगर MnO2 की बात करें तो यह MnO2 ऑक्सीजन पे -2, तो 2 ऑक्सीजन पे ऑक्सीकरण संख्या -4, तो इस Mn पे कितना हो जाएगा, +4। अगर यह MnO में परिवर्तित होता है तो ऑक्सीकरण संख्या बैलेंस नहीं हो पाती, तो MnO और OH का होता है -1, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है -1, और इस O ऑक्सीजन पे -2, तो -2 और एक -1, कुल मिला के -3, तो इस Mn पे कितना हो जाएगा, +3, तो +4 से +3, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटा, और घटना कहलाता है अपचयन। क्या कहलाता है, अपचयन। तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन कहाँ से आया, तो यह हाइड्रोजन अमोनियम क्लोराइड का NH4+ से आएगा, और H+, इसको एक H दिया, तो यहाँ पे बचा क्या, NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों शुष्क सेल। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो आपकी जो टॉर्च की बैटरी होती है उसमें इसका प्रयोग होता है, ठीक है। और 1.5 इसकी वोल्टता होती है। ये था बच्चों शुष्क सेल के बारे में, ठीक है। तो आपको उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बच्चों
मर्क्यूरी सेल के बारे में, मर्क्यूरी सेल क्या होता है, ठीक है। चलिए सेकंड बच्चों है मर्क्यूरी सेल। मर्क्यूरी सेल क्या होता है बच्चों, ठीक है। मर्क्यूरी सेल का देखिए, मर्क्यूरी सेल का डायग्राम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए मर्क्यूरी सेल में बच्चों जो आपका, पहले समझो मर्क्यूरी सेल का उदाहरण, आपने देखा होगा घड़ी में छोटी सी बैटरी, ठीक है, व्हाइट कलर की जो बैटरी होती है यही वाली, वो आपका बच्चों क्या होता है, तो वो आपका होता है मर्क्यूरी सेल, उसी को बोलते हो, ठीक है। और 1.35 वोल्टता होती है, इतना वोल्ट पोटेंशियल डेवलप कर पाता है बैटरी, ठीक है, 1.35 वोल्ट के आसपास। अब देखिए बच्चों जो मर्क्यूरी सेल होता है इसमें आपका जिंक मर्क्यूरी जो अमलगम होता है बच्चों, जिंक मरकरी अमलगम, जिंक मरकरी क्या अमलगम जो होता है, अमलगम, ठीक है, यह बच्चों एनोड की तरह काम करेगा। कैसा काम करेगा, एनोड की तरह, ठीक है। तथा जो आपका HgO होता है बच्चों, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोल सकते हो, HgO तथा कार्बन का जो पेस्ट होता है इसके अंदर, कार्बन का पेस्ट, वह बच्चों आपका कैसा काम करता है, तो वह आपका कैथोड की भांति काम करता है, ठीक है, बात समझ आई। तो इसमें जिंक मरकरी अमालगम एनोड की तरह, तथा जो HgO तथा कार्बन का पेस्ट होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। देखिए बच्चों होता क्या है, एनोड पे क्या होगा, एनोड, ठीक है, तो एनोड पे बच्चों आपका जो जिंक होता है उसका ऑक्सीकरण होगा, और यह जिंक परिवर्तित होगा किस में, ZnO बोले तो जिंक ऑक्साइड में, ठीक है। और यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण संख्या होता है 0, यहाँ ऑक्सीजन का -2, तो जिंक का कितना होता है, +2 ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। अब देखिए बच्चों तो +2 में परिवर्तित हुआ, मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और यह ऑक्साइड ऑक्सीजन कौन देगा बच्चों, तो यह इसको ऑक्सीजन देगा OH- बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। OH- कहाँ से आएगा, तो पानी से, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चों, वाटर H2O, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो बच्चों दूसरा कॉन्सेप्ट इसके बाद, तो एनोड पे तो काम हो गया, अब कैथोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे यह क्या था, जिंक अमलगम था, तो इसको ब्रैकेट में आप लिख लो क्या, जिंक मरकरी अमलगम। अमलगम बच्चों तब होता है जब वहाँ पे होता है क्या, अमलगम किसी के साथ हो सकता है, जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, तो वहाँ पे Hg रहेगा, ठीक है, अमलगम में। तो यह था जिंक अमलगम, किससे ये खुद मरकरी पार्टिसिपेट नहीं होगा, ठीक है, बस जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित होगा, और ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा देखिए कॉन्सेप्ट बच्चों, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पे जो HgO आपका होगा, HgO, तो HgO का अपचयन होगा, तो यह जो HgO है, यह HgO किस में परिवर्तित होगा, Hg में, मतलब -2 ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन का, तो Hg का +2, और यहाँ पे कितना हो गया 0, मतलब ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ, कम हुआ, और कम हुआ तो इसका क्या हुआ, अपचयन हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखो तो इसको बैलेंस करने के लिए जब ऑक्सीकरण संख्या कम हुआ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, तभी तो 0 में जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया था, त्यागा था, वैसे ही ये HgO 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। और क्या करेगा बच्चों, यह HgO जब O में आया तो इसको बैलेंस करने, HgO कहाँ से आया, तो OH- है, तो यहाँ लिख दो OH-, और इसको बैलेंस करने के लिए जैसे यहाँ H2O था वैसे यहाँ पे आप क्या कर दो H2O, ठीक है। ये बात हो गई, आए बात समझिए बच्चों। तो अब इसको क्या करिए, रिएक्शन को कंप्लीट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कट जाएगा, पानी से पानी यहाँ खत्म हो गया, और OH से OH यहाँ खत्म हो गया, तो बचा क्या भाई, तो बचा तुम्हारा जिंक, इधर बचा जिंक, और प्लस में बचा HgO। जिंक क्या था, अमलगम, तो लिख लो जिंक अमलगम, नहीं तो तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये HgO, तो ये लिख लो HgO, और गिब्स क्या लिखोगे, जिंक ऑक्साइड, और प्लस में क्या Hg। आया बात समझे। चलिए तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी, और मर्क्यूरी सेल को भी आपने देखा होगा। तो मर्क्यूरी सेल आपका जो घड़ी की बैटरी होती है उसमें, या फिर देखा होगा जिनको थोड़ा सा भाई कान में सुनाई नहीं देता, अच्छे से कान से सुनाई नहीं देता, वो क्या करते हैं, वो कान की मशीन लगाते हैं, उस मशीन में भी छोटी सी यही बैटरी होती है मर्क्यूरी सेल वाली, और इसकी जो वोल्टता होती है बच्चों, वह इसकी वोल्टता कितना होता है, तो 1.35, अरे भाई 1.35 क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। तो प्राथमिक बैटरी तो आज हमने खत्म कर लिया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिलेंगे तो सेकेंडरी बैटरी, और लगभग ये चैप्टर अब अपने समाप्ति में है, ठीक है। तो चैप्टर जल्दी से ख़त्म हो जाए, हम भी यही उम्मीद करते हैं। फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, और
अगर कोई आपका फेवरेट चैप्टर हो तो कमेंट करके ज़रा बताइए कौन सा चैप्टर आपकी पढ़ने की इच्छा हो, वही पढ़ाया जाए, ठीक है। तो चलिए, तो ये था बैटरी के बारे में आप हमने पढ़ा, और कमेंट करके जरूर बताइए बच्चों को आपको आज का वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया नहीं मज़ा आया, ठीक है। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड को खूब शेयर करिए और खूब मन से पढ़ते रहिए। थैंक यू।